प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए प्रथम वर्ष, और हम चर्चा कर रहे थे संविधानवाद की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। और पिछली क्लास में हमने इसके परिचय पर चर्चा किया, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने का प्रयास किया, इसके साथ ही अर्थ और परिभाषाओं को भी हमने पिछली क्लास में समझा। आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इसके तत्वों पर प्रकाश डालेंगे, इसके तत्वों को समझने का प्रयास करेंगे। संविधानवाद के तत्व क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद के कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, इस बात की चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। पिनाक और स्मिथ महोदय ने अपने ग्रंथ पॉलिटिकल साइंस इन इंट्रोडक्शन में संविधानवाद के 4 आधारभूत तत्वों का उल्लेख किया है, और संविधानवाद के स्थायित्व और सफलता के लिए जरूरी है कि ये चारों तत्व किसी भी संविधान में मौजूद होने चाहिए। इन चारों तत्वों का संक्षिप्त विवरण जो है हम यहाँ पर देखेंगे। पिनाक और स्मिथ महोदय की जो पुस्तक है, ग्रंथ है पॉलिटिकल साइंस इन इंट्रोडक्शन में 4 मुख्य तत्व इन्होंने वर्णित किए हैं, और इन मुख्य तत्वों का वर्णन हम यहाँ पर कर रहे हैं। सबसे पहले शासन के तीनों अंगों की स्पष्ट व्याख्या यहाँ पर होनी चाहिए। शासन के जो तीनों अंग हैं उनकी स्पष्ट व्याख्या किसी भी संविधान में होनी चाहिए, क्योंकि अंगों की स्पष्ट व्याख्या उनके संगठन, शक्तियों और कार्यों की व्याख्या ही उसको वास्तविक रूप से स्पष्ट करती हैं। पहला तत्व इसको माना गया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का संगठन, शक्ति, कार्यों तथा पारस्परिक संबंधों की स्पष्ट व्याख्या इसमें होना आवश्यक है। जब किसी संविधान में संविधानवाद का यह तत्व पाया जाता है तो उस संविधान के स्थायित्व और सफल संचालन की अधिक संभावना बनी रहती है। संविधानवाद में के इस तत्व के अभाव में किसी भी संविधान के संचालन में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है और उसका स्थायित्व संकट में पड़ जाता है, उसका स्थायित्व संकट में पड़ जाता है। तो हम समझें कि राज्य के शासन के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इनका संगठन कैसे होगा, इनमें कौन कौन से पदानुक्रम पाए जाएंगे, उन पदानुक्रम पर कौन कौन से निकाय स्थापित होंगे, उन निकायों का संगठन कैसे होगा, उनमें आने वाले व्यक्तियों, उस पद पर आने वाले व्यक्ति कैसे आएंगे, अधिकारी कैसे आएंगे, और उनके पास में अधिकार क्या होंगे, शक्तियाँ क्या होंगी, उनके कार्यों की सीमा क्या है, उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली शक्तियों की सीमा क्या है, और उन तीनों अंगों में परस्पर समन्वय कैसे बनाया जाएगा। क्योंकि अगर तीनों अंग स्वतंत्र कार्य करेंगे तो शासन सत्ता का संचालन संभव नहीं है, तीनों अंग निरपेक्ष कार्य करेंगे तो संचालन संभव नहीं है, और तीनों अंग एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों का अतिक्रमण करेंगे तो भी संचालन उचित तरीके से संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संविधान में ये स्पष्ट व्याख्या की जानी चाहिए कि तीनों अंगों का गठन कैसे होगा, कार्य क्या करेंगे, अधिकार उनके पास क्या होंगे, शक्तियों का प्रयोग किस सीमा तक वो लाएंगे, और आपस में समन्वय तीनों अंग मिलकर कैसे बनाएंगे। अगर ऐसी स्पष्ट व्याख्या किसी संविधान में कर दी जाती है तो निश्चित रूप से उसके अधिक सफल संचालन की संभावनाएं बनी रहती हैं, और शासक वर्ग को, दलों को, अधिकारियों को मनमाने कार्य करने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है। दूसरे तत्व के रूप में शासन सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था, शासन सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था। शासन सत्ता, जैसा कि हम यहाँ प्रारंभ से ही कहते आ रहे हैं कि मुख्य रूप से आदिम समाजों से लेकर के वर्तमान तक मुख्य बात यही है कि शासन सत्ता पर नियंत्रण का तरीका क्या हो, मात्रा क्या हो और किस रूप में उस पर लगाया जाए, क्योंकि अगर शासन अमर्यादित शक्तियां प्रयोग करेगा तो वहाँ संविधानवाद नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से शासन पर नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था होनी चाहिए, यही प्रथम आवश्यकता संविधानवाद की है, प्रथम तत्व है। लेकिन ये किस रूप में, किस प्रकार से और किस मात्रा तक नियंत्रण किया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसमें संपूर्ण शासन अथवा उसके कोई अंग निरंकुश और स्वेच्छाचारी शक्ति का उपभोग नहीं कर सके, व्यक्ति और समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे। जब किसी संविधान में ये तत्व पाया जाता है तो शासित वर्ग की स्वतंत्रता का रक्षक होता है, अन्यथा संविधान शासित वर्ग के उत्पीड़न का साधन बन जाता है। तो निश्चित रूप से संविधानवाद का ये तत्व शासन पर नियंत्रण की व्यवस्था के रूप में पाया जाना चाहिए। शासक को कभी भी स्वेच्छाचारी नहीं होने दें और
कार्यपालक निरंकुशता से नागरिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करें। शासन को कभी भी कार्यपालक निरंकुशता का प्रयोग नहीं करने दें, उसे विधि की मर्यादा में आस्था बनाए रखने पर मजबूर करें और विधि के अनुसार शासन करने पर उसे बाध्य करें, क्योंकि नियंत्रण की जो व्यवस्था है वही शासित वर्ग को सुरक्षा, शासित वर्ग को स्वतंत्रता, शासित वर्ग को समानता प्रदान करने वाली होती है और उसके विपरीत शासक वर्ग की निरंकुशता पर रोक लगाने वाली होती है। तो शासन सत्ता पर नियंत्रण की व्यवस्था निश्चित रूप से जो यहाँ पर पाई जाती है। तीसरा जो तत्व इसमें यह है कि विकास की दिशा का सूचक जो है इसमें पाया जाना चाहिए या विकासवादी दृष्टिकोण इसमें होना चाहिए। विकासवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। संविधानवाद अपने आप में कोई स्थिर अवधारणा की कल्पना नहीं करता है, रिजिड जो है इसमें नहीं है, रिजिडिटी नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी संविधान को, किसी भी नियम व्यवस्था को अगर हम 1000 साल के लिए स्थायी बनाते हैं तो निश्चित रूप से उससे संचालित होने वाली व्यवस्था का वास्तविक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसीलिए संभव है कि समय के साथ उसमें परिवर्तन की गुंजाइश मौजूद होनी चाहिए। और जो विकासवादी जो परिवर्तन है, विकासवादी दो प्रकार से संपूर्ण व्यवस्थाओं में परिवर्तन प्रकृति में दृष्टिगोचर होते हैं। एक परिवर्तन प्रोस्पेक्टिव होते हैं, एक रेट्रोग्रेसिव होते हैं। तो दोनों परिवर्तन जो यूँ कहें कि कहीं पर हम जो प्रतिगामी परिवर्तन होते हैं और कहीं पर जो है अनुगामी परिवर्तन होते हैं, या यूँ कहें कि परिवर्तन सकारात्मक होते हैं, परिवर्तन नकारात्मक होते हैं। प्रत्येक प्रकार के, प्रत्येक समय में, प्रत्येक देश और काल में, प्रत्येक व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन पाए जाते हैं। तो जो सकारात्मक परिवर्तन होते हैं, जो विकास के सूचक परिवर्तन होते हैं, विकास के निर्देशक परिवर्तन होते हैं, उनको शामिल करने की गुंजाइश उस व्यवस्था में बनी रहनी चाहिए। जो परिवर्तन उसको आगे ले जाने में सहायक होते हैं, उन परिवर्तनों को उस व्यवस्था में शामिल करने की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए, जो ही विकास की दिशा को निर्देशित करेगा, विकास की दिशा का सूचक बन के रहेगा और ये उस व्यवस्था को आगे ले जाने वाला होगा। ये तीसरे तत्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। जब किसी संविधान में संविधानवाद का ये तत्व पाया जाता है तो निश्चित रूप से संविधान केवल वर्तमान पीढ़ी के विकास संबंधी और मूल्यों की आकांक्षाओं को ही प्रकट नहीं करता, अपितु वह संविधान ऐसी व्यवस्था करता है कि भावी पीढ़ियों के विकास संबंधी मूल्य और आकांक्षाओं की पूर्ति भी संभव हो। इस दृष्टि से संविधान को व्यवहारिक और गतिशील होना चाहिए तथा उसमें लचीलापन होना चाहिए तथा समाज के किसी वर्ग उससे संतुष्ट हों और संविधान को उनकी स्थायी सहमति और विश्वास प्राप्त होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये संविधानवाद का ऐसा तत्व है जो उसे इसमें जो है विकास के दृष्टिकोण से स्वीकार करता है। यूँ और इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुनिया के करीब करीब सभी वर्तमान आधुनिक संविधानों में निश्चित रूप से संविधानों के संशोधन की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। अब अंतर ये है कि किन्हीं संविधानों में संशोधन बहुत ही आसान तरीके से होते हैं, किन्हीं संविधानों में संशोधन बहुत ही कठोर तरीके से होते हैं, किन्हीं संविधानों में संशोधन के दोनों तरीके पाए जाते हैं। कुछ मामलों में साधारण तरीके से, कुछ मामलों में कठोर तरीके से संशोधन होते हैं, जिससे कि प्रतिकूल रूप से संविधान स्थिर न बन जाए, उस समाज की विकास की दिशा अवरुद्ध न हो जाए। और चौथे आवश्यकता के रूप में जो बिंदु इसमें पाया जाता है वो है सरकार की अधिकार युक्तता संबंधी व्यवस्था। सरकार की अधिकार युक्तता। सरकार की अधिकार युक्तता का संबंध इस संविधानवाद में चौथे तत्व के रूप में सरकार की सत्ता को अधिकार युक्तता प्रदान की जाती है। सरकार के विभिन्न अंगों की सत्ता और कार्यप्रणाली को इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि उसे शासित वर्ग की सहमति प्राप्त हो और तब ही शासन की सत्ता को वैधता प्राप्त होती है।
इस वैधता की प्राप्ति के बाद ही सरकार को व्यवहार में अधिकार युक्तता का गुण प्राप्त होगा। इस वैधता की प्राप्ति के बाद ही सरकार को व्यवहार में अधिकार युक्तता का गुण प्राप्त होगा और वह अधिकार पूर्वक शासन करने में समर्थ होंगी। यदि कोई संविधान किसी शासन को वैधता और अधिकार युक्तता प्रदान नहीं करता है तो उस शासन को स्थायी जनसहमति प्राप्त नहीं होती है। वस्तुतः ऐसे संविधान तथा उस पर आधारित शासन दोनों के ही स्थापित को संकट बना रहता है और उस राजनीतिक समाज में संविधानवाद को कभी सफलता नहीं मिलती है। अर्थात उपरोक्त चर्चा का निष्कर्ष यही है कि संविधानवाद का ये तत्व, अधिकार युक्तता का तत्व, अगर शासित और शासक के बीच सहमति बनी है, या यूँ कहें कि शासक और शासित के बीच का संबंध सहमति पर आधारित है, तो वह शासन को, सरकार को अधिकार युक्तता प्रदान करता है। और इस रूप में जब सरकार को अधिकार युक्तता प्रदान हो जाती है तो संविधानवाद भी स्थायी हो जाता है, संविधान भी स्थायी हो जाता है, वह शासन और सरकार भी स्थायी हो जाती है, क्योंकि सरकार को, शासन को, राज्य को जनता की सहमति से अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। या यूँ कहें कि उस शासन द्वारा शासितों पर प्रयोग में लाए जाने वाली शक्तियों को शासितों से सहमति प्राप्त हो जाती है, जिस कारण से सरकार अधिकार युक्त हो जाती है। सरकार का वह कार्य विधिक औचित्यपूर्ण हो जाता है, औचित्यता प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शासितों की सहमति से ही शासकों को औचित्य प्राप्त होता है, औचित्य पूर्णता प्राप्त होती है, और औचित्य पूर्णता ही उसको विधिक हैसियत प्रदान करती है, अधिकार प्रदान करती है। और इस रूप में जो है आपका संविधानवाद का स्वरूप जो है, जो संकट उस पर नहीं रहता है और वह स्थायी रूप में आ जाता है। इसके बाद अगले बिंदु के रूप में हम संविधानवाद का जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। एलिमेंट्स के बाद में इसके जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। विशेषताएं, संविधानवाद की मुख्य जो विशेषताएं हैं उनका जिक्र यहाँ पर हम करेंगे। विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता संविधानवाद की है, अध्ययन सुविधा की दृष्टि से इसको दो मुख्य वर्ग यहाँ पर हम बनाते हैं। प्रथम वर्ग के रूप में सैद्धांतिक जो विशेषताएं हैं, आधारभूत मूल्य, दर्शन और दृष्टिकोण है, उसका जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। संविधानवाद मूल्यों और साध्यों से संबंधित, मूल्यों एवं साध्यों से संबंधित अवधारणा, साध्यों से संबंधित अवधारणा है, मूल्यों और साध्यों से संबंधित अवधारणा। आधारभूत विशेषता है और आधुनिक युग में संविधानवाद का भौतिक आधार राष्ट्रीय राज्य हैं। प्रत्येक राष्ट्र के अपने निश्चित जीवन मूल्य होते हैं, जिनका निर्माण उसके दर्शन, इतिहास, धर्म, संस्कृति, भूगोल आदि से निर्धारित होता है, या यूँ कहें कि उसके धार्मिक विश्वास भी उसमें बहुत बड़ा योगदान करते हैं। संविधानवाद राष्ट्र के इन जीवन मूल्यों को स्वीकारता है और इनके अनुसार राज्य व्यवस्था के साध्यों को निश्चित करता है। इस प्रकार संविधानवाद साध्यों से, मूल्यों से संबंधित अवधारणा होती हैं, क्योंकि बिना राष्ट्रीय मूल्यों के किसी भी राष्ट्रीय समाज या किसी भी संविधान की जीवंतता की कल्पना नहीं की जाती है। जो भी नागरिक समाज होता है, अगर उस पर शासन करने वाली किसी भी प्रकार की व्यवस्था होती है, वह उस राष्ट्र के जीवन मूल्यों को अगर स्वीकार नहीं करती है तो वह स्थायी नहीं हो सकती है। तो इस रूप में मूल्यों और साध्यों से संबंधित अवधारणा है। ये जो विचारधारा है सापेक्षतावादी और सहभागी अवधारणा है। सापेक्षतावादी और सहभागी अवधारणा, सापेक्षतावादी एवं सहभागी अवधारणा।
निरपेक्ष अवधारणा के रूप में हम इसको नहीं समझ सकते हैं, सापेक्षतावादी अवधारणा के रूप में इसको समझ सकते हैं, क्योंकि संविधानवाद मूलतः राष्ट्रीय राज्यों से संबंधित अवधारणा है और विभिन्न राज्यों के जीवन मूल्य और साध्य विभिन्न हो सकते हैं। अगर हम यूनिवर्सली भारत राष्ट्र के राष्ट्रीय मूल्यों को, जीवन मूल्यों को यूरोपीय देशों में संविधानवाद का तत्व बनाना चाहें तो संभव है कि वहाँ पर उनको इतनी मान्यता प्राप्त नहीं होंगी, क्योंकि उनके जीवन मूल्य और हमारे जीवन मूल्यों में, हमारे आदर्शों में अंतर हैं। तो इस रूप में निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि संविधानवाद की जो अवधारणा है सापेक्षतावाद पर आधारित है, निरपेक्षवाद पर आधारित नहीं है, क्योंकि विभिन्न राज्य व्यवस्थाओं के प्रसंग में संविधानवादी अवधारणा में अंतर आ सकता है। उदाहरण के लिए साम्यवादी राज्य व्यवस्था और उदारवादी राज्य व्यवस्था के प्रसंग में संविधानवादी अवधारणाओं में अंतर हैं। इस दृष्टि से संविधानवादी अवधारणा एक सापेक्षिक अवधारणा मानी जाती है, निरपेक्ष अवधारणा नहीं। किंतु जब अनेक राष्ट्रों के जीवन मूल्य और साध्यों में आधारभूत समानता भी हो सकती है और उनकी दृष्टि से संविधानवादी अवधारणा में सहभागिता का लक्षण भी दिखाई पड़ सकता है या निरपेक्ष अवधारणा का लक्षण भी दिखाई पड़ सकता है। उदाहरण के लिए साम्यवादी राज्य व्यवस्थाओं से संबंधित राज्यों के संविधानवाद में सहभागिता पाई जाती है। इसी प्रकार उदारवादी राज्य व्यवस्थाओं से संबंधित राज्यों के संविधान में भी परस्पर सहभागी अवधारणा दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार सापेक्षतावादी अवधारणा है, निरपेक्षतावादी नहीं है। संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है, संविधानवाद गत्यात्मक अवधारणा है, एक डायनामिक कंसेप्ट है संविधानवाद। अभी एलिमेंट्स में भी हमने चर्चा किया था कि स्थिर नहीं बना सकते हैं, किसी भी व्यवस्था को स्थिर नहीं बना सकते हैं और मूल्य और साध्यों से संबंधित अवधारणा है। अतः जब किसी राष्ट्र के जीवन मूल्यों में उसके साध्यों में परिवर्तन आता है तो उससे संबंधित संविधानवाद में भी परिवर्तन आ जाता है। इससे संविधानवादी अवधारणा को गत्यात्मक माना जाता है। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले तक पूर्वी यूरोप के राज्यों में साम्यवादी संविधानवादी अवधारणा थी, किंतु आज इन राष्ट्रों के मूल्यों और साध्यों में परिवर्तन आया। अब वहाँ उदारवादी संविधानवादी अवधारणा स्वीकार कर ली गई है। ब्रिटेन और अमेरिका में एक लंबे समय तक व्यक्तिवाद पर आधारित उदारवादी संविधानवाद मान्य रहा, किंतु ये समय के साथ क्रमशः लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था पर आधारित उदारवादी संविधानवादी अवधारणा में बदल गया। तो निश्चित रूप से जो गत्यात्मक अवधारणा है, संविधानवाद सहमति पर आधारित अवधारणा है, सहमति पर आधारित अवधारणा, सहमति पर आधारित अवधारणा है। और सहमति किसके बीच में है? आधारित अवधारणा शासक और शासितों के बीच की सहमति है, शासक और शासित के बीच की सहमति। निश्चित रूप से पारस्परिक सहमति पर बल देती है और ये सहमति राज्य व्यवस्था के मूल्य, साध्य और विधि के उद्देश्यों के साथ ही उसकी शासन की संस्थाओं के संगठन और शक्तियों के बारे में भी कार्य जोर देती है। वस्तुतः संविधानवाद इस सहमति को लगातार बनाए रखने पर जोर देता है और संविधानवाद में की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है निश्चित रूप से शासक और शासितों के बीच की इस सहमति को निरंतर बनाए रखना चाहती है। इसके लिए वहाँ निश्चित रूप से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को भी अपनाया जाता है और चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से शासक और शासितों के बीच की सहमति को प्राप्त करने का प्रयास निश्चित रूप से बार बार और लगातार किए जाते रहता है, जिससे जिस वर्ग और जिस दल से अगर अधिकांश जनता असहमत होती है तो आने वाले चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर जनता दूसरे शासक दल के प्रति, दूसरे शासक के प्रति अपनी सहमति प्रदान कर देती है और निश्चित रूप से शासक और शासितों के बीच का जो कंसेंट है कंटिन्यूअसली बना रहता है चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से। और उसके साथ ही संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह भी शासक और शासितों के बीच की सहमति को प्राप्त करने का ही एक तरीका है। जब कोई जन समूह किसी मुख्य प्रश्न पर या किसी विधि के प्रश्न पर या किसी आर्थिक और सामाजिक या धार्मिक प्रश्न पर शासक वर्ग से अपनी सहमति जो है पर राजी नहीं होता है या अपनी सहमति प्रदान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में मुख्य कानूनी बदलाव ला करके शासक वर्ग शासितों की सहमति प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करता रहता है। तो गत्यात्मक अवधारणा के साथ ही सहमति पर आधारित अवधारणा है और इसका जो मूर्त स्वरूप है वो स्वयं संविधान है। संविधानवाद का मूर्त स्वरूप, संविधानवाद का मूर्त स्वरूप स्वयं संविधान है, स्वयं संविधान है।
संविधानवाद अपने आप में एक अमूर्त संकल्पना है, लेकिन उसका प्रत्यक्ष और जो व्यवहारिक स्वरूप है वह स्वयं संविधान है, क्योंकि संविधान का संबंध विशिष्ट है, संविधानवाद कारण है और संविधानवाद कार्य है, और निश्चित रूप से कार्य और कारण ही सृष्टि का निर्माता है। संविधानवाद और संविधान में भी कार्य और कारण का ही संबंध पाया जाता है। तो मूर्त रूप संविधान है। किसी भी देश का संविधान उसके संविधानवाद संबंधी अवधारणा पर आधारित होता है, और अगर सरल शब्दों में हम इसको व्यक्त करना चाहें तो संविधानवाद जिन मूल्यों और जिन साध्यों को, जिन लक्ष्यों को स्थापित करना चाहता है, स्पष्ट प्रकट करना चाहता है, उनकी स्थापना करना चाहता है, वह संपूर्ण प्रक्रिया संविधान के माध्यम से ही पूरी हो सकती है, संविधान से ही पूरा उसको किया जा सकता है। इस प्रकार कानूनी आधार पर व्यवस्था की जाती है कि उन्हें किस प्रकार व्यवहार में प्राप्त किया जाएगा। इस प्रकार संविधानवाद का जो क्रियात्मक स्वरूप है वह संविधान में प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय मूल्यों और राष्ट्रीय आदर्शों को, साक्ष्यों को प्राप्त करने का जो उद्देश्य संविधानवाद का है, उसकी जो क्रियान्विति है वो संविधान के माध्यम से ही प्राप्त की जाती है। अगर हम उदाहरण लें भारतीय संविधान का, तो हमारे संविधान में राज्य का एक दायित्व निर्धारित किया गया, और वो है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। वर्ल्ड पीस एंड मेंटेनेंस का कंसेप्ट हमारे संविधान में डाला गया, जो निश्चित रूप से हमारे सनातन भारतीय परंपरा के साध्यों को, लक्ष्यों को, मूल्यों को स्पष्ट करता है। और उन सनातन भारतीय परंपरा के साध्य, मूल्य और लक्ष्य ये हैं कि हम जो है निश्चित रूप से युद्धों में विश्वास नहीं करते हैं, साम्राज्यवाद में विश्वास नहीं करते हैं, विश्व शांति की, मानव कल्याण की जो है हमारा राष्ट्र कल्याण राष्ट्रीय उद्देश्य है, हमारे मानवीय मूल्य हैं, राष्ट्रीय उद्देश्य हैं, और इनको प्राप्त करने का तरीका जो है संविधान के द्वारा राज्य पर कर्तव्य डाल करके ये बनाया गया कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी, न केवल आंतरिक क्षेत्रों में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है बनाए रखने का प्रयास करेगा, और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में भाग नहीं लेने का जो है कल्पना संविधान जो है राज्य की तरफ से करता है कि राज्य शांति को बढ़ाएगा, युद्धों को बढ़ावा नहीं देगा, विवादों का शांतिपूर्ण हल करने का प्रयास करेगा, बातचीत और मध्यस्थता के द्वारा निपटाने का प्रयास करेगा। तो निश्चित रूप से हमारे जो संविधानवाद के लक्ष्य हैं उनको संविधान में विधि का आधार प्रदान करके, प्रक्रिया निर्धारित करके उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि संविधानवाद का मूर्त स्वरूप जो है वो संविधान है, और यहाँ पर दोनों के बीच में कार्य और कारण का संबंध मौजूद है। जो इसके जो विशेषताएं हैं, नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।